गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो एकांकिक पार्ट है। एकांकिक नाटक जैसा है, तो उसका नाम है स्वराज की नींव। तो उसके जो लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो आइए हम पहले लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, फिर उसके बाद हम जो नाटक है उससे पढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए। यानी कि उन्होंने बहुत सारी साहित्य भी लिखे हैं, नाट्य लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे। यहाँ हमको उनके कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे रेखांकित आदि विद्याओं के पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। तो उनके जो प्रमुख यानी कि जो कहानी उपन्यास जो प्रमुख है, उनके कुछ नाम हैं। तो ढलती रात, स्वप्नमयी, ये उपन्यास लिखे हैं। संघर्ष के बाद ये एक कहानी संग्रह है। नव प्रभात, फिर डॉक्टर, ये नाटक है। प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, ये सब एकांकिक संग्रह है। यानी कि एकांकिक नाटक जैसा होता है ये। जानने अनजाने, फिर स्मरण और रेखांकित चित्र, और आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवनी है। ये सब उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। विष्णु प्रसाद की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारक का स्वर प्रमुख रहा है। और ये जो हमको एकांकी दिया है, स्वराज की नींव, उसमें प्रथम स्वतंत्र संग्राम यानी कि 1857 यानी कि 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया। तो आइए हम नाटक के द्वारा हम इन्हें पढ़ते हैं। इनके कुछ पात्र हैं। पात्र में लक्ष्मीबाई, मुंदर, त्यात्या, जूही और रघुनाथ राव, ये और सेना नायक, ये इस रंगमंच के जो रंगमंच है, रंगमंच यानी कि स्टेज पे जो युद्ध भूमि का प्रदर्शन हमको दिखाना है, वो दृश्य दिखाना है। तो ये पात्रों के द्वारा हमको वो दृश्य दिखाएंगे। तो उसमें पात्रों के बीच क्या वार्तालाप होता है, वो हमें देखना है। तो आइए हम देखते हैं। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए, रण क्षेत्र में द्रुगति से भागते, घोड़े की रास संभालते और शत्रु दलों को चीरते आगे बढ़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई मानो नवरात्रि के अवसर पर स्थापित की हुई तेजस्विनी दुर्गा की सजनी प्रतिमा हो। झांसी के वीर सैनिक ने उन्हें अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। युद्ध का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ था। रानी रणचंडी की मूर्ति बनी शत्रु सेना पर टूट पड़ी और शत्रु पक्ष के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से आकाश गूंज उठा। अब रंगमंच में पर युद्ध भूमि का दृश्य एकांकित किया जा सकता है। फिर महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में सैनिक के वेश में हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, मैंने देखा, देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही, फांसी, काल्पी, ग्वालियर कहाँ गई?
परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उस पास कहती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। उनसे झुकती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी ललकती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम में मशगूल है। फिर जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली ही, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तो जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेले हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई कहे, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता और छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहे, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देवने के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। झांसी कहे मुस्कुराते, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसे नारियां बनने जा रही है, वह निश्चित ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरी जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? जूही कहे, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहे, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बादा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहे, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहे, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ना। जूही कहे, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहे, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहे, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनके भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर कहे, जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहे, जूही ने उन्हें रोका था। मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो उसने उन्हें बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही कहे, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबे के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ।
लक्ष्मीबाई कहे, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी महदोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही कहे, बाई साहब, मैं और की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहे, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करेंगे। लक्ष्मीबाई कहे, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींदर हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जला सकती है। जूही कहे, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई कहे, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की रखाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी। मुंदर कहे, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वासी पैदा करती है और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर त्यात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। जूही कहे, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा हो, पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जान को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहे, महारानी आपने सुना। लक्ष्मीबाई कहे, क्या रघुनाथ। रघुनाथ कहे, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही कहे, क्या पेशवा की सेना हार गई। लक्ष्मीबाई कहे, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंख खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ कहे, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई कहे, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेना तात्या इधर ही आ रहे हैं, सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। से हम शुरू करते हैं जहाँ जूही बोलती थी, तो आइए हम शुरू करते हैं। जूही कहे, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहे, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूले पड़े। तात्या कहे, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई कहे, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तात्या कहे, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानते ही हैं ना। लक्ष्मीबाई कहे, शायद ब्रह्म भोजन के अल्प लक्ष्य में ये तोपों चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कभी तो नहीं पड़ी ना। जूही कहे, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या कहे, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी। लक्ष्मीबाई कहे, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर कहती है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहे, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जूही कहे, सरकार, वे स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहे, लेकिन आज हमारे देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहे, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उस पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहे, तो जाओ, तलवार संभालो
नूपुरों की झंकार से स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग या रखो, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत में से जूझना है। तात्या कहे, महारानी आपकी जय जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहे, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल ले जाने। तात्या कहे, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहे, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होनी चाहिए। तात्या कहे, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारे छाया को कभी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहे, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चलता जा रहा है। मुंदर कहे, सरकार आज मैं बार आपके साथ रहूँगी। जूही कहे, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहे, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उपद करके पृष्ठभूमि में यदि उद्घोष उठकर आते हैं, जो मंच पर प्रकाशित के धुंधलाते शब्द कही छाते हैं, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीत पाठ का स्वर उठता है। तो इस पाठ्य में हमें झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई ने जो वीरता बताई है वो हमको सिखाया गया है।